आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद से हार मान नहीं लेते। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पास। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, यह विधेयक केवल संपत्ति प्रबंधन से जुड़ा है, किसी धर्म या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से इसका कोई संबंध नहीं। संसद के बजट सत्र का आखिरी सप्ताह। लोकसभा में 2 बिल विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा की मंजूरी के बाद आज राज्यसभा में गृह मंत्री मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लिए वैधानिक प्रस्ताव करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटान शिनावात्रा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता करेंगे शिरकत। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर राज्यसभा की प्रतिबद्धता। सभापति जगदीप धनखड़ ने समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण पर दिया जोर, जहां ऑटिज्म से पीड़ित लोग सम्मान, समान अवसर और पूर्ण जीवन जीने के अधिकार से हों सशक्त। एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी का 40वां सम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। विज्ञान भवन में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। देर रात तक चली चर्चा के बाद लगभग 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। बुधवार को इस विधेयक को चर्चा के लिए सदन में लाया गया था। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। विपक्ष ने इस बिल पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय प्रक्रिया से संबंधित नियमावली को सदस्यों के समक्ष रखा। माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए
जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और शकदर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका किसी धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया हमने इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी के बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी के बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं। उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद एम्पावरमेंट, कैसा एम्पावरमेंट होने वाला है? मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स हैं जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूँ, और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। इसलिए आप लोग
संदेह में मत रहिए। एफिशिएंसी को हमने बढ़ाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा। कोई छुप के अंधेरे रातों में वर्क क्रिएट नहीं कर सकता है। इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। ट्रैकिंग होगा, निगरानी रखा जाएगा, कंप्लायंस का प्रावधान है, और जो मैनुअल हाथों से जो गलत होगा उसका भी करेक्शन करने का प्रावधान है। ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है उसका भी समाधान हमने पूरा बिल में तरीका बना के रखा हुआ है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विरोध में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर कल राज्यसभा ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और लोगों के अधिकारों तथा कल्याण को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर आह्वान किया कि हम सामूहिक रूप से एक ऐसे समाज का निर्माण करने का संकल्प लें जहां ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति सम्मान और समान अवसरों के साथ पूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त हों। Honorable members, April 2 is recognized by the United Nations as World Autism Awareness Day. This House, I strongly feel, would reaffirm its commitment to promoting the rights and well-being of individuals with autism. This year's theme, Advancing Neurodiversity and the UN Sustainable Development Goals, highlights neurodiversity and sustainable development. A distinguished member of this House, Shri Sujit Kumar, emphasized the need for autism awareness with a special focus on facilitation for unique disability identification card and advocated holding of camps and supporting families for the same. India's legislative framework, including the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and National Trust Act 1999, has established crucial entitlements and support programs. Entitlements have meaning only when they reach the intended persons. Our inclusive education and vocational training initiatives are creating meaningful opportunities for autistic individuals, but more is required to be done. Moving forward, we must prioritize awareness, early intervention, unique disability ID certification camps, and inclusive policies to ensure proper support and opportunities. Aligning these efforts with sustainable development goals, particularly quality education, decent work, and reduced inequality, will strengthen our commitment to inclusivity. India stands firmly for creating an equitable world for individuals with autism. I had requested the Leader of the House, who is also the concerned minister, to take proactive initiatives by way of holding camps in institutions that help children suffering with autism. And I'm sure he would come out during this session with the steps that can possibly be taken, as awareness will continue as per United Nations for the entire month of April. Honorable members, let us collectively resolve to build a society where individuals with autism
are empowered to lead fulfilling lives with dignity and equal opportunities. A challenged human resource is not challenged the way we think. Every challenged human resource is a reservoir of talent, and we need to harness it by allowing the concerned to unleash that energy for self-development and societal development. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से कहा कि यदि कोई सांसद नियम 267 के तहत नोटिस के लिए अनुरोध लेकर आता है तो उसे सदन में उपस्थित रहना चाहिए। Honorable members, first my request is, if an honorable member comes with a request, a notice under Rule 267, minimal requirement is physical presence of the member in the House. Absence of the member does not send a good signal. I would not like to reiterate, which I have done on umpteen occasions. These notices do not merit admittance and are so declined. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार सर्वोच्च है और लोकतंत्र में शासन केवल कार्यपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। Governance in democracy has to be only by executive, because executive is accountable to parliament, accountable to people in elections. How can executive governance be done by any other agency? And therefore, even if something significant has come from any other institution, this is an area exclusive to executive, because executive is elected by the people to govern the nation, and therefore give attention to this also. It's a larger issue beyond your ministry, but we cannot have in the country executive governance beyond the government. The government is ultimate. उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कल राज्यसभा स्थित सांसद लाउंज में संसद सदस्यों के साथ अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपसभापति राज्यसभा हरिवंश ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी का 40वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम 6 बजे एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी के 40वें सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 6 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर से 12,000 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञों को एक साथ लाना और नेत्र विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करना है। इस सम्मेलन का विषय है कॉर्निया और कॉन्टैक्ट लेंस अभ्यास के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह भारतीय समुदाय के लोगों से भी रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री पायतोंग शिनावात्रा के निमंत्रण पर हो रही है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को बैंकॉक में होने वाला है। इस बार बिम्स्टेक में चर्चा का विषय
समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच गहन क्षेत्रीय एकता और आर्थिक सहयोग के लिए मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के साझा सुरक्षा और विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान पर विचार करना है। साथ ही बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। थाईलैंड में होने वाले इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जो इसके सदस्य देशों के नेताओं के नजरिए और निर्देशों को रेखांकित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज विज्ञान भवन में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह लगभग 9:30 बजे उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है शिक्षा के भविष्य को आकार देना। इस कार्यक्रम में प्रमुख नेता, शिक्षाविद, कानूनी व्यवसायी, एडटेक इनोवेटर और नीति निर्माता देश में शिक्षा के भविष्य और उभरते परिदृश्य पर विचार विमर्श करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। नारी शक्ति को समर्पित संसद टीवी के विशेष आयोजन शक्ति में मशहूर गायिका उषा उथुप शामिल हुई। उनकी गायकी ने आयोजन को एक अलग जोश से भर दिया। इसी कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाने के लिए छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Show
पब्लिक की संस्कृति